नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु आखिर होता क्या है? क्या चाइना आज एक सुपर पावर बन चुका है? क्या विश्व में 2 सुपर पावर हो सकते हैं? क्या सुपर पावर ही विश्व गुरु होता है या दोनों अलग अलग होते हैं? भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। आज हमारे पास किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है कि हम पुनः विश्व गुरु बन सकें, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी वीडियो लाते रहने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व गुरु होता क्या है। क्या सुपर पावर और विश्व गुरु एक ही चीजें हैं या अलग अलग? तो मेरे हिसाब से सुपर पावर और विश्व गुरु दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुपर पावर में जो पावर शब्द है वह हमें मेनली यह बताता है कि जो सुपर पावर देश हैं उनके पास एक बेहतरीन सेना होनी चाहिए, उनके पास एक बेहतरीन जीडीपी होनी चाहिए, वह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश होने चाहिए। परंतु जो विश्व गुरु की अवधारणा है, उस अवधारणा का जो केंद्रीय बिंदु है वह यह है कि विश्व गुरु वह देश हो सकता है जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता का पूरे विश्व के लोगों के व्यक्तित्व पर असर होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें कि अगर आज धरती पर कोई संकट आता है तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी कि धरती को कौन बचाएगा? क्या धरती को पाकिस्तान बचाएगा? क्या धरती को चाइना बचाएगा? क्या धरती को रशिया बचाएगा? लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में एक ही बात आएगी कि धरती को अमेरिका बचाएगा। आखिर यह विचार कैसे आया? अमेरिका ना सिर्फ सैन्य रूप से मजबूत है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि उसका जो वैचारिक दृष्टिकोण है वह पूरी दुनिया के लोगों पर हावी है। वह जो भी कार्य करता है उन सब कार्यों को इस तरह से हम सबके सामने प्रदर्शित करता है कि हमें लगता है कि दुनिया को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो आज अमेरिका के ऊपर है, और उसी के पास वैसे संसाधन है कि वह दुनिया को बचा सकता है या दुनिया का अग्रणी देश है। यह जो विचारधारा है, यह जो वैचारिक अवधारणा है जो लोगों के ऊपर राज करती है, यह वैचारिक अवधारणा ही विश्व गुरु बनने की केंद्रीय प्रवृत्ति है। अब हम यह जानेंगे कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत के सामने 2 परिस्थितियां थी, या तो भारत अमेरिका के गुट में जाए या भारत रशिया के गुट में जाए। परंतु भारत ने इन दोनों गुटों को ठुकराकर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। यह निर्णय भारत के लिए बहुत लाभकारी तो हुआ, परंतु यह दीर्घकालिक तौर पर लाभकारी होगा। तात्कालिक रूप से देखें तो अगर भारत किसी एक ग्रुप में जाता तो उससे भारत की बहुत आर्थिक और सैन्य मदद हो सकती थी, जैसे अन्य देशों की हुई भी। परंतु भारत जब स्वतंत्र रहा तो आखिर यह डिसीजन भारत ने क्यों लिया? भारत की जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी उसने यह देखा कि भारत के पास एक लंबी समुद्री सीमा है और समुद्र से आने वाले भविष्य में ब्लू इकोनॉमी बन सकती है, और ब्लू इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्कोप है आर्थिक रूप से सशक्त होने का। वहीं भारत के पास हर तरह का भौगोलिक क्षेत्र है, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह मैदान हो, चाहे वह पठार हो, चाहे वह तटीय क्षेत्र हो। उन सभी क्षेत्रों का अपना एक आर्थिक और सामाजिक महत्व है। भारत के पास एक बड़ी जनसंख्या है और विविधतापूर्ण जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या कई तरह की भाषाओं को बोल सकती है, समझ सकती है। ऐसे में वह जनसंख्या संपूर्ण विश्व के लिए एक मानव पूंजी की तरह कार्य कर सकती है। वह वर्क फोर्स हमारे लिए, हमें सुपर पावर बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। इन सब लक्षणों को देखते हुए उस समय की राजनीतिक व्यवस्था ने यह निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रहकर अपने उस प्राचीन गौरव को, जो हमने कहीं ना कहीं खो दिया है, उस गौरव को पुनः प्राप्त कर हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अब हम यह देखते हैं कि प्राचीन काल में एशिया में संपूर्ण शक्तियों का संकेंद्रण भारत के पास था। भारत वह देश था जो पूरी दुनिया पर वैचारिक रूप से राज करता था। लेकिन मध्यकाल में वह प्रवृत्ति यहाँ से यूरोप में ट्रांसफर हो गई। यूरोप में ब्रिटेन वह देश बना जो पूरी दुनिया पर आर्थिक और वैचारिक स्तर पर राज करने लगा। अब वर्तमान में वह शक्ति अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका के पास ट्रांसफर हुई, और आज अमेरिका आर्थिक और वैचारिक स्तर पर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और जो शक्ति का ट्रांसफर का क्रम है, मेरे हिसाब से अब दोबारा वह शक्ति ट्रांसफर होकर एशिया में आएगी। और एशिया में अगर देखें तो इसके 2 प्रबल दावेदार हैं, एक है चाइना और एक है भारत। लेकिन चाइना आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से मजबूत तो है, लेकिन चाइना की राजनीतिक व्यवस्था, चाइना की सामाजिक व्यवस्था, वहां का कल्चर, वहां की वर्क पॉलिसी इस तरह की नहीं है कि वह लोगों के ऊपर वैचारिक रूप से राज कर सके। क्योंकि लोगों के विचारों पर राज करने के लिए हमें एक न्यायप्रिय व्यवस्था की स्थापना करनी होती है, जो कि चाइना के पास नहीं है। यहाँ पर भारत के पास एक एडवांटेज है। भले ही आज हम आर्थिक रूप से, आज सैन्य रूप से चाइना से पीछे हों
और उस रेस में लगातार प्रयत्न कर रहे हो आगे बढ़ने का। लेकिन हमारी जो समृद्ध परंपरा है, जो हमारी विरासत है, जो हमारा लोगों पर वैचारिक प्रभाव है, जो हमारा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, वह हमें कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार और कहीं ना कहीं चाइना के सापेक्ष एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है कि हम विश्व गुरु बने, हमारे पास सुपर पावर हो। एशिया में जब पावर का ट्रांसफर हो तो वह ना कि चाइना के पास जाए बल्कि वह भारत के पास होनी चाहिए। और भारत के सुपर पावर और विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो भी चुकी है। आप देख रहे होंगे कि भारत ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे नेतृत्वकारी चीजें ला रहा है जिससे दूसरों पर, दूसरे देशों पर भारत की छाप और मजबूत होती है। जैसे कि इंटरनेशनल सौर अलायंस, जैसे कि यूएन में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता मिलना, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने पर विचार करना, एवं क्वाड जैसे समूह जो कि एशिया में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। यही वजह है कि चाइना और भारत दो आपस में टकराती हुई शक्तियां एशिया में पैदा हो रही हैं। यह शक्ति की टकराहट हमेशा एक न्यायप्रिय देश के पक्ष में जाएगी और भारत पुनः एक सुपर पावर बन सकता है। और सुपर पावर से ऊपर भारत एक विश्व गुरु बन सकता है। सुपर पावर की अवधारणा भले ही भारत के पक्ष में ना हो, लेकिन विश्व गुरु की अवधारणा जरूर हमारे पक्ष में है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।